नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पौष्टिक आहार मुहैया करवाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य योजना के तहत 2028 तक निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति रहेगी जारी। बायोगैस विकास के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा भारत एक्सपो 2024 के दौरान बायोगैस क्षेत्र में 1850 करोड़ रुपए के निवेश की जताई प्रतिबद्धता। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने बताया, इस निवेश के लिए एक्सपो के दौरान कंपनियों के बीच हुए हैं विभिन्न समझौते। पशुपालकों के चहुमुखी विकास के लिए राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ। योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए का ऋण किया जाएगा प्रदान। इस लोन की सहायता से पशुपालक पशुपालन से जुड़े यंत्र खरीद कर सकेंगे अपने आमदनी में बढ़ोतरी। केरल के काजू का जायका लगातार बना हुआ है देश विदेश में लोगों की पहली पसंद। काजू की खेती की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अन्य फसलों के बजाय कम लागत और कम श्रम के किसानों को कई सालों तक देता रहता है उत्पादन। और अब समाचार विस्तार से, और सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसलों से, जहां आपको बता दें कि सीमावर्ती क्षेत्र के विकास से संबंधित कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। जहां राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों का कायाकल्प किया जाएगा और सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य योजना के तहत आपूर्ति जारी रहेगी। 2028 तक निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी गई है। दिसंबर 2028 तक गरीबों को मिलता रहेगा फोर्टिफाइड चावल। अनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की चुनौती से निपटने के लिए मदद दी जाएगी। और गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने को भी मंजूरी दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से संबंधित कई अहम फैसले किए गए हैं, जहां आपको बता दें कि चावल के फोर्टिफिकेशन से दूर होगी अनीमिया की समस्या और देश के 65% आबादी यहाँ पे मुख्य भोजन के रूप में करती है चावल का उपयोग, और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित बनाई गई है। बीमारियों पर होने वाले खर्च में भी इससे कमी आएगी। बचत में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जहां देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर सरकार का विशेष ध्यान है और इसी के मद्देनजर कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के विकास कार्यों में तेजी की बात कही गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जल आपूर्ति जैसी सुविधाओं में भी सुधार होगा और रोजगार के अवसरों के साथ ही ग्रामीण आजीविका बढ़ाने को भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC किया जाएगा विकसित। NMHC के विकास के लिए लगभग 22,000 नौकरियां सृजन होने की उम्मीद है। स्थानीय समुदायों, पर्यटकों और अलग अलग वर्गों को इससे लाभ मिलेगा। समुद्र और विविध समुद्री विरासत को भी प्रदर्शित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि नवीकरणीय ऊर्जा भारत एक्सपो 2024 का अब बात कर लेते हैं, जहां इस दौरान बायोगैस क्षेत्र में 1850 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है और इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के मुताबिक इस निवेश के लिए एक्सपो के दौरान कंपनियों के बीच विभिन्न
समझौते हुए हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। भारतीय बायोगैस एसोसिएशन के अनुसार अक्षय ऊर्जा भारत एक्सपो 2024 में बायोगैस क्षेत्र में 1850 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में 3 से 5 अक्टूबर तक आयोजित अक्षय ऊर्जा भारत एक्सपो 2024 के दौरान बायोगैस क्षेत्र में 1850 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। आईबीए ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 3 से 5 अक्टूबर तक आयोजित अक्षय ऊर्जा भारत REI एक्सपो 2024 में संयुक्त उद्यमों JV, MOU और आशय पत्रों LOI के माध्यम से कुल 1850 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल की हैं। REI एक्सपो में 10 बायोगैस उत्पादक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 47 प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। ये निवेश 2 से 3 वर्षों में साकार होने वाले हैं, जो मजबूत अंतर्राष्ट्रीय रुचि को दर्शाते हैं, खासकर जर्मनी, स्वीडन और यूके जैसे देशों से। बताया जा रहा है कि संयुक्त उद्यमों के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और भारत में संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए लगभग 50 LOI प्राप्त किए गए हैं। 2011 में स्थापित और 2015 में पुनर्निर्मित आईबीए भारत में बायोगैस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए जर्मन बायोगैस एसोसिएशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करते हुए बायो एनर्जी ऑपरेटरों, निर्माताओं और योजनाकारों के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच के रूप में कार्य करता है। भारत में सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा आयोजनों में से एक REI एक्सपो बायो एनर्जी, सौर, पवन, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और प्रमुख उद्योग खिलाड़ियों द्वारा समर्थित बायो एनर्जी पवेलियन 2024 का उद्देश्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में भारत की प्रगति को गति देना था। आईबीए ने एक्सपो की सफलता पर प्रकाश डाला और बताया कि सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान कपूरथला के वैज्ञानिकों के साथ जैव ऊर्जा मंडप में MNRE की सक्रिय भागीदारी ने जैव ऊर्जा क्षेत्र में विश्वास को बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। के चहुमुखी विकास के लिए एक अनूठी योजना प्रारंभ की है। इस योजना का नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसको किसानों को शॉर्ट टाइम में वापस चुकाना होगा। इस लोन की सहायता से राज्य के किसान कृषि हेतु कृषि उपकरण खरीद सकेंगे और अपनी खेती की उपज को बढ़ा सकेंगे। देश में किसानों के साथ साथ अब सरकार का फोकस पशुपालकों को भी सशक्त करना है। पशुपालन में निवेश के लिए किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसानों को आसानी से ये पूंजी उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड पर पशुपालन एवं मछली पालन के लिए कम दरों पर लोन उपलब्ध करा रही है। ठीक इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार राज्य में जल्द ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पशुपालकों को पशुपालन के कार्यों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत किसानों को 5 लाख गोपाल क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। राज्य सरकार का कहना है कि किसानों एवं पशुपालकों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए लेखानुदान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। योजना के प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण पशुपालन, डेयरी से संबंधित गतिविधियों तथा शेड एवं खली के निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। शीघ्र ही इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही सरकार ने सहकारिता विभाग के लिए 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपए की अनुदान मांगों को स्वीकृति दी है। राज्य में विभिन्न प्रकार की 41,000 सहकारी समितियों के 1 करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य हैं। इन समितियों के 21,480 करोड़ रुपए से अधिक हिस्सा पूंजी व 1,37,096 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी है। प्रदेश की लगभग 20% आबादी सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई है।
किसानों की अल्पकालीन जरूरतों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरण और 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 24 जुलाई 2024 तक 24 लाख किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण भी किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि किसानों को 100 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया जाएगा। इसके लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित 50 करोड़ रुपए के ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। साथ ही समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 5% ब्याज अनुदान को 2% बढ़ाकर 7% किया गया है। संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गोवा हैं। आज हम बात कर रहे हैं केरल के काजू की, तो आइए जानते हैं कि क्या खास है केरल के काजू में। काजू एक ऐसा मेवा जिसकी देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मांग रहती है। साथ ही काजू विकासशील देशों के लिए रोजगार और राजस्व उत्पन्न करने में भी सहायता प्रदान करता है। भारत विश्व में काजू की गुठली का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और विदेशी मुद्रा की एक बहुत बड़ी राशि अर्जित करता है। भारत में काजू की खेती पश्चिमी तट पर केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, साथ ही पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। काजू के पेड़ सीमांत और कम उपजाऊ जमीन पर उगाए जाते हैं। काजू की खेती की सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये अन्य फसलों की तुलना में कम लागत और कम श्रम में किसानों को कई सालों तक उत्पादन देता है। 1970 के दशक के दौरान देश में काजू की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के मामले में केरल शीर्ष स्थान पर था। हालांकि रबर के बागानों के विस्तार के साथ अब बदलाव हुआ और काजू के क्षेत्र रबर की खेती में तब्दील हो गए। वर्तमान में केरल क्षेत्रफल के मामले में 6ठे स्थान पर, जबकि उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों के बाद 5वें स्थान पर है। इस बदलाव के बावजूद केरल भारतीय काजू उद्योग में विशेष रूप से प्रसंस्करण और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में लगभग 800 पंजीकृत काजू प्रसंस्करण इकाइयां हैं, जो लगभग 3 लाख श्रमिकों को रोजगार देती है। इनमें से 95% महिलाएं हैं। ये काजू उद्योग में केरल के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। प्रसंस्करण और निर्यात गतिविधियों में इसकी क्षमता पर जोर देता है। हाल के वर्षों में केरल काजू उद्योग ने आधुनिक तकनीक और संधारणीय प्रथाओं को लागू कर लचीलापन और अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन किया है। राज्य जैविक उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए जैविक काजू की खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। ये बदलाव पर्यावरण के अनुकूल और नैतिक रूप से उत्पादित वस्तुओं की दिशा में वैश्विक रुझान के अनुरूप है, जिससे केरल के काजू उत्पादों की बाजार क्षमता में और वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्य वित्तीय सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे के विकास समेत विभिन्न पहलों के माध्यम से काजू उद्योग का समर्थन करने में सहायक रही है। इन उपायों का उद्देश्य समग्र आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केरल के काजू क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का ये आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंडियों में फिलहाल सूरजमुखी की आवक सीमित है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में सूरजमुखी के भाव कुछ इस प्रकार रहे। कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में 8 अक्टूबर को सूरजमुखी का भाव रहा 5,850 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदों में 250 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद सूरजमुखी का भाव 6100 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इस साल खरीफ सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है।
चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 73,000 हेक्टेयर में हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है। बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में ग्वार के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की विसनगर मंडी में 8 अक्टूबर को ग्वार का भाव रहा 4,737 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद ग्वार का भाव 4,712 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की बाड़मेर मंडी में इस दौरान ग्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8 और 9 अक्टूबर को 5,350 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही जोधपुर मंडी में ग्वार के भाव की बात करें तो यहाँ बीते मंगलवार को ग्वार का भाव था 4,880 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 40 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद ग्वार का भाव 4,920 रुपए पर जा पहुंचा। बात ग्वारगम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। बीते 2 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 87,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 65,332 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर में उपोष्णकटिबंधीय इलाकों के किसान धान, मक्का और मूंग की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। जम्मू कश्मीर में इस समय तोरी, मक्का, प्याज और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के किसान इस मौसम में पालक, मूली, शलगम, धनिया, मटर, लहसुन, चुकंदर और मेथी की बुवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में किसान गन्ने की बुवाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में मूली और प्याज की बुवाई की जा सकती है। वहीं बिहार में इस समय अरहर और बैंगन की बुवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगा लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान के खेतों में जल स्तर लगभग 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। असम के किसान तिल, मूंग और उड़द की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। असम में इस समय तोरी, मक्का और सरसों की बुवाई की जा सकती है। मेघालय के किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन के पौधों का रोपण कर लें। साथ ही यहाँ के किसान खड़ी फसलों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। नागालैंड में मक्का, अदरक और हल्दी की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस समय तोरी या मक्का की बुवाई कर लें। मिजोरम में किसान झूम धान की कटाई कर लें। वहीं मणिपुर के किसान धान के खेतों में
उचित जल स्तर बनाए रखें। साथ ही यहाँ पर किसान सोयाबीन, मूंगफली और उड़द के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। उन्होंने 86 साल की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 2008 में रतन टाटा को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास को पीडब्ल्यूडी के द्वारा सील कर दिया गया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस शीश महल को बनाने में जो जनता के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, उसका सच लोगों के सामने आना चाहिए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पाप का घड़ा भर गया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा आतिशी को सरकारी बंगला सौंपने को असंवैधानिक बताया। पश्चिम बंगाल की सरकार और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के बीच देर रात हुई बैठक विफल रही। डॉक्टरों की भूख हड़ताल 6ठे दिन भी जारी है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों में भाजपा की शानदार जीत हुई है। 29 विधायकों के साथ भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। ये अब तक का भाजपा का जम्मू कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हरियाणा के हिसार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करने वाली सावित्री जिंदल ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया है। सावित्री जिंदल ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के कुंडा में डीएसपी रहे जिया उल हक की हत्या मामले में 10 दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एनआईए ने पुदुचेरी के हिजबुल तहरीर HUT से जुड़े मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय विशाखापट्टनम में मालाबार अभ्यास 2024 जारी है। इस वार्षिक समुद्री अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक शामिल हैं। रामनगरी अयोध्या में विभिन्न रामलीला आयोजनों से शहर राम की भक्ति से और अधिक डूबा हुआ नजर आ रहा है। शहर में हो रही फिल्मी सितारों की रामलीला के 7वें दिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।